तैयार हो? सही है भैया। तैयार हो भाई पढ़ने के लिए? बढ़िया। ठीक है, तो देखो पहले मैं तुम्हें ग्राउंड रूल्स बता दूँ मीटिंग के क्या है, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करूँगा अभी, ठीक है? मैं तुम्हें आज की क्लास स्पेशली एचटीएमएल के लिए है, 4 दिन की वर्कशॉप है, कल को सीएसएस पढ़ाया जाएगा, परसों पढ़ाया जाएगा तुम्हें जावास्क्रिप्ट और उसके बाद तुम्हें पढ़ाया जाएगा गिटहब, गिट और वर्सल बिट डिप्लॉयमेंट कैसे करने हैं, ठीक है? ये 4 दिन का प्लान है। और इसमें तुम्हें हम जो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है, तुम लोगों को हम टॉपिक्स बता देंगे कैसे-कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और हम तुम्हें समझाएँगे। तुम्हें कोई डाउट होगा, तुम माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अगर तुम्हें शर्म आ रही है बोलने में, तो फिर तुम मैसेज में इसी में इन चैट इन कॉल जो ग्रुप मैसेज होता है उसमें कर सकते हो, वरना पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? लेकिन वो बीट के बाद ही हो पाएगा, ठीक है? और क्या कहते हैं हम लोग देखो 4 दिन के बाद जब तुम्हारी सारा कुछ हो जाएगा, हम तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हें 3-4 दिन का टाइम देंगे, उसमें हमको एक प्रोजेक्ट बना के देना है। अगर तुम प्रोजेक्ट बना लेते हो, ठीक है? सो तुमको हम लोग सर्टिफिकेट्स भी देंगे और जिसका अच्छा लगे उसको और भी अलग बेनिफिट्स मिलेंगे आईओएससी की तरफ से। कुछ बाहर की सोसाइटीज़ के भी होंगे, कुछ हमारी आईओएससी के सोसाइटीज़ के भी होंगे। सो उनके लिए एक अच्छा वो हो जाएगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगी और उनको बहुत सारे पर्क्स भी मिलेंगे अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इसमें। ये मेक श्योर करना कि बी अटेंटिव इन द पूरा सेशन में, और कोई भी डाउट हो तो वो मत करना कि झिझकना मत कि पूछने से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, पहले एचटीएमएल से आज कैसे करेंगे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल सबको? हाँ विजिबल है। ठीक है। सो पहले एक बात बताओ मेरे को, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, मतलब वेब डेवलपमेंट में? हैंड रेस कर सकते हो। बस, बाकी सबको आता है कुछ ना कुछ? कितने लोग हैं? 25 लोग लगभग हैं। मतलब बाकी सबसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता होगा। हाँ, स्कूल लेवल तक है ना, ठीक है। हाँ, वही होगा। देखो आज की क्लास थोड़ी-सी लाइट होगी क्योंकि देखो एचटीएमएल बहुत बेसिक है। एचटीएमएल सबसे आसान चीज़ है पूरी वेब डेवलपमेंट का, लेकिन सबसे क्रूशियल चीज़ होती है क्योंकि एचटीएमएल के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कहीं न कहीं छोटा से छोटा भी एचटीएमएल कहीं न कहीं लग जाता है, कि तुम्हें पता होना चाहिए। हाथ नीचे कर सकते हो तुम लोग। और देखो एक बात और, कि ये 9:30 बजे का टाइम है, तो मैं सबसे एक्सपेक्ट करूँगा कि 9:30 बजे ही पहुँच जाओ, टाइम ना लगाओ। बार-बार एडमिट करना पड़ता है, दिक्कत होती है। ठीक है? सो सब लोग टाइम से आना नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि अगली बार से ज़्यादा टाइम पे अगर देर करोगे तो एडमिट नहीं किया जाओगे, ठीक है? और कोई भी मतलब बदतमीज़ कोई मत करना, सब लोग ध्यान से सुनना, किसी को कोई परेशान मत करना, बस यही बोलना था। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं HTML। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम लोग HTML यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? इंडेक्स देखो, HTML मेनली यूज़ इसलिए की जाती है, फर्स्ट स्टेप होता है वेब डेवलपमेंट का। HTML एक तुम्हारा एक वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है एक वेबसाइट का, ठीक है? HTML को बस HTML बहुत ही सिंपल चीज़ है। HTML को जो कोई भी मतलब वेबसाइट ले लो, मान लो कोरा ले लो। अरे यार, उसकी कोरा मत लो, क्या कहते हैं उस, यूट्यूब ही ले लो यार, ठीक है?
जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में जो प्लेसमेंट होती है सारे एलिमेंट्स की, ठीक है, वो उसको लेने का काम ये होता है कि तुम्हें सेटिंग करनी होती है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है। बेसिक चीजें एचटीएमएल प्रोवाइड करता है। एचटीएमएल की पहले फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ही यही है कि एक लिंक से दूसरे लिंक तक पहुंचाना, ठीक है। तुम्हारा कौन सा वो होता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, विकिपीडिया, विकिपीडिया होता है, ठीक है। जो विकिपीडिया है वो हेवीली रिलाई करता है इस पे, किस पे, क्या कहते हैं, एचटीएमएल पे। जैसे तुम ये देख रहे हो ब्लू लाइंस, ये सारे हाइपर टेक्स्ट हैं, ठीक है। अगर तुम इस पे क्लिक करोगे दूसरी चीज पे कहीं पर वो करता है, तुम्हें फॉरवर्ड करता है। अगर लेमन टर्म्स में बोला जाए तो यही पूरा एचटीएमएल होता है, इसी में समाप्त हो जाता है पूरा एचटीएमएल। ये तुम्हें कि एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने के लिए एचटीएमएल बना हुआ है, बेसिकली तो यही चीज है। अब जैसे जैसे एचटीएमएल आगे बढ़ा, एचटीएमएल के कई सारे वर्जन आए, एचटीएमएल के कई सारे जब वर्जन आए तो उसने अलग अलग फंक्शनैलिटीज भी देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज देता है एचटीएमएल। और देखो, एक होता है कोडर, तो कोई भी बन जाता है, ठीक है। तुम्हें ना पहले एक होता है कि अच्छे कोडर कैसे बनाओगे। अच्छे कोडर के लिए ना एक ना, जब भी तुम वेब डेवलपमेंट करो ना, उसमें एक हायरार्की होती है, एक ना फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे बनाना है वो भी इस वीडियो में सब लोग बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ कैसे जाती है। कुछ फोल्डर्स के नाम जो होते हैं वो एकदम वो होते हैं, फिक्स होते हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हो लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जैसे कोई भी वेबसाइट तुम बना रहे हो, हर उस वेबसाइट का जो पहला पेज, जो मेन पेज होगा, वो हमेशा ना जब तुम अपनी तरफ से बनाओगे तो उसमें index.html का नाम होगा। इससे पता चल जाता है कि पहला पेज जो है, सोर्स पेज जो है, वो यही होगा। तुम्हारा होम पेज भी मान सकते हो तुम इसे, ठीक है। ये फर्स्ट पेज होता है हमेशा। इसके बाद तुम्हारा जो जब भी तुम सीएसएस की फाइल बनाते हो तो उसमें होता है main.css, ठीक है। उसकी भी एक हायरार्की होती है कि कैसे कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर किया जाता है। अब सब लोग एक काम करो, सब लोगों को बोला गया था कि VS कोड ऑन कर लो अपना, तो मतलब डाउनलोड कर लो, तो सबका डाउनलोड होगा, है ना? सबको डाउनलोड है ना? Yes. किसी का नहीं है तो बता दो अभी। चलो ठीक है। सो अब अपना अपना VS कोड खोल लो सब लोग। अपना अपना VS कोड खोल लो। अब खोलने के बाद दो एक्सटेंशन डाउनलोड करो। एक्सटेंशन के लिए तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है ना एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे लिखो लाइव सर्वर, ये वाला एक्सटेंशन है, ठीक है। डेवलप बाय दिस, ठीक है। इतने सारे वो हैं, क्या कहते हैं, डाउनलोड्स, ये वाला कर लेना और इसको एनेबल कर लेना। जल्दी जल्दी कर लो ये सब। भैया नाम क्या बताया आपने, एक बार दोबारा बताइएगा। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर। हाँ, ये एक्सटेंशन हम लोग यूज इसलिए करते हैं, जब तुम अभी कोड कर रहे होगे तो फिर जब तुम ब्राउजर पे खोलोगे तो तुम जब भी कोई चेंजेस करोगे अपने कोड पे तो तुम्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जब तुम ये डाल लोगे ना तो तुम्हें बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा, वो जो भी तुम चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पेज पे। हो गया होगा सबका? कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, कर लिया ना? अब एक दूसरा भी कर लो, ये बस ना आसानी के लिए है। प्रिटियर, स्पेलिंग का देख लेना भाई, स्पेलिंग हमेशा गलत होती रहती है। कहाँ है भाई इसका प्रिटियर? लाइव प्रीव्यू। अरे भाई देखो यार, तुम लोग कर तो 1000 सकते हो, ठीक है, तब तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये ना डेवलपर की चॉइस होती है कि तुम कितना भी कर सकते हो। अब तुम 1000 कर लो, लेकिन जो मेन मैं बता रहा हूँ ना, जो तुम्हें काम आएंगे, ये कर लो, एक प्रिटियर कोड फॉर्मेटर, ठीक है। इसके भी इतने सारे डाउनलोड्स हैं, ठीक है, इसे भी जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो। अच्छा, कहीं से देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशन डाउनलोडेड है? एक्सटेंशन, हाँ, लिस्ट होती है एक्सटेंशन की। एक हाँ, मिनट, ये या एक मिनट, अभी तुम्हारे
ये तुम्हारे मेरे सारे डाउनलोडेड है, जैसे ये सारे देख रहे हो, ये सारे मेरे डाउनलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मैंने डाल रखे हैं, अलग अलग लैंग्वेज, जैसे ये है, ये रिएक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग के लिए, ये भी एक होता है ESLint करके, फॉर्मेटिंग के लिए होता है कि कोड को थोड़ा फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। ऐसे कई सारे आते हैं, तुम कर सकते हो। जैसे ये अगर तुम्हें ये करना, ये भी कर लो, इंटेलीकोड, ये ना तुम्हें सजेशन देते रहता है, ठीक है। ये होता है कि जब तुम टाइप कर रहे होते हो ना, तो ये सजेशन देता रहता है। बाकी वो दो तो अभी मेन है, ठीक है। तो मेरे को बताओ, भैया एक बार वो प्रीटियर वाले का नाम दोबारा बता दो। ये रहा, एक मिनट। अरे कहाँ गया यार, ये रहा, PRETTIER। ये देख लिया करो कि किसने बना रखा है, यहाँ से पता चलता है। ये दिख रही है prettier.io, ये डेवलपर्स होते हैं हर एक्सटेंशन के। इसको एनेबल कर लेना सब लोग। देखो ये सारे काम हम लोग IDE में कर रहे हैं, जो कि होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये यूज ही इसलिए डेवलपर्स के द्वारा किया जाता है ताकि उन लोगों को आसानी हो कोड लिखने में और कोड समझने में, ठीक है। ये सिर्फ कोड, देखो एक कोड, लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है कोड एडिटर, ठीक है, एक होता है IDE, ठीक। इस ये अलग अलग चीज है। कोड एडिटर तो तुम कुछ भी कर सकते हो, देखो नोटपैड में भी तुम कोड कर सकते हो और वो चल जाएगा, ठीक है। ये ना सिर्फ कोड लिखने के अलावा भी और सारी फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये काफी ज्यादा वो होता है और इजी होता है यूज करना। और दूसरी बात ये है कि हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग वो भी आते हैं, क्या कहते हैं, IDEs। जैसे तुम अगर जावा का भी करोगे तो उसके लिए एक एक्लिप्स आता है, ठीक है। तो हर कुछ कुछ लैंग्वेज के कुछ अलग अलग कोड एडिटर्स होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। चलो मेन उसमें आते हैं, कहाँ, ठीक है। सबका हो गया होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहली बात ना, जो HTML होता है, ठीक है, वो एक जो लैंग्वेज है वो सिंटैक्स बेस्ड लैंग्वेज है, कि इसमें सिंटैक्स ही यूज होते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज हो जाती है, ठीक है। कई सारे ना तुम्हें टैग्स दिए जाते हैं इसमें, हर टैग का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कैसे कैसे यूज करना। और एक ना, एक HTML कोड लिखने से पहले एक वो होता है फंडामेंटल, कि उसको जब ब्राउजर पे तुम कोई भी वेबसाइट लोड करते हो ना, सबसे पहले वो HTML फाइल उठाएगा। HTML फाइल उठाने के बाद ना, वो जब कोड देखेगा तो कोड में सबसे पहले एक लाइन चेक करेगा, ठीक है। वो लाइन बताएगी कि जो HTML कोड है वो कौन से उसका है। जैसे कई सारे HTML के वर्जन आते हैं, जैसे पहले HTML 3 होता था, 4 होता था, अब जो चल रहा है HTML 5 है। तो उस लाइन से पता चलता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है वो HTML, ठीक है। जो लाइन होती है वो होती है doctype.html। इससे पता चलता है, इस टैग के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से मतलब कौन सा वर्जन चल रहा है HTML का, जो कि उसे रीड करता है। क्योंकि जो पुराना वर्जन है, कुछ कुछ ब्राउजर में होता है, कुछ पुराने वर्जन सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो इनसे पता चलता है। ये एक शॉर्ट हैंड ट्रिक है कि एक लाइन से पता तो चल जाता है, लेकिन ना एक तरीका और होता है। अगर तुम एक्सक्लेमेशन मार्क करोगे, ठीक है, और एंटर करोगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML है, ठीक है। हर लाइन का मैं मतलब बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले एक एक लाइन का देखो, पहले ये आ गया कि तुम्हें इसमें वर्जन बता देगा HTML का, तुम्हारा कौन सा वर्जन है, ठीक है, कौन से कन्वेंशन फॉलो करने हैं। उसके बाद HTML lang en, lang का मतलब है लैंग्वेज, ये एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट के बारे में आगे हम, ठीक है। EN का मतलब है इंग्लिश है। मान लो अब कोई कोडर तो कोई दूसरी कंट्री में भी बैठा होगा, कोई स्पेन में बैठा होगा, स्पेनिश में कोड कर रहा होगा अपना। अब क्या है ना, उसके लिए अलग अलग वो होते हैं कि एट्रीब्यूट यूज करते हैं। स्पेन के लिए अलग होगा, कोई हिंदी में लिख रहा होगा तो वो अलग होगा,
ठीक है, सबका तो हम लोग इंग्लिश में कोड कर रहे होंगे तो EN लिख रखा है, ठीक है। एक होता है जब भी कोई HTML हम लोग लिखते हैं HTML कोड, तो HTML टैग करते हैं। HTML टैग के अंदर सारा कुछ आता है, पूरा कोड जितना भी आता है वो HTML के अंदर आता है, जो भी रेंडर हो रहा होगा। रेंडर का मतलब ये है, बस एक फैंसी टर्म होता है कि जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो लोड हो रहा होगा स्क्रीन में, उसे रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है। फैंसी टर्म होता है, वैसे लोड करना भी ये दिख रहा है ना, वही। जो HTML के बाहर होगा वो चीज नहीं, ब्राउजर वो नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा, ठीक है। HTML के अंदर जो टैग आते हैं वो है हेड टैग और एक बॉडी टैग, इन दोनों का अलग अलग पर्पस है, ठीक है। हेड टैग क्या होता है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक वेबसाइट की वो दिखा रहा होता है, जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन, हेड के अंदर जितना भी जो डेटा आएगा ना, वो सारा तुम्हें वेबसाइट के पेज पे नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है। ये एक कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं, कन्वेंशंस के लिए होते हैं। इसमें जैसे कई सारा मेटा डेटा भी होता है, हेड टैग के अंदर कई सारा मेटा डेटा डाला जाता है। मेटा डेटा जो यूज किया जाता है, तुमने एसईओ का नाम सुना होगा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। इसका काम क्या होता है, जब भी तुम लोग गूगल पे जाते हो और कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो या कीवर्ड यूज करते हो, तो उससे ना कि तुम्हारी कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी वो डिफाइन किया जाता है। जितना अच्छा एसईओ होगा उतनी ऊपर तुम्हारी वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो मेटा टैग के अंदर, इसी के अंदर ही एसईओ किया जाता है हेड टैग के अंदर, ठीक है, जिससे तुम्हारी वेबसाइट मोर एफिशिएंट हो और ज्यादा लोगों को रिकमेंड हो, ठीक है। और जो तुम्हारा बाकी का जो सेक्शन होता है वो होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर क्या होता है, तुम क्या कहते हैं, वो डाल सकते हो अपने, जो भी तुम्हारा कोड जो दिखता है, जो पूरे व्यू में आता है, कि पूरे ब्राउजर में आता है, वो पूरा है, उस बॉडी टैग के अंदर जाता है, ठीक है। जैसे ये है पूरा, ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा आता है उसमें हेड के अंदर, ये सब हेड के अंदर दिखता है, ठीक है। गूगल ले लेते हैं, गूगल से ज़्यादा आसानी भी समझ आती है, ठीक है। ये पूरा एरिया हेड बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है। आगे अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ मेटा टैग है क्या। जैसे ये है 4 सेट करके है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर सेट होता है। तुमने एस्काई वैल्यू के बारे में सुना होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो 00 बाइनरी टर्म्स में बात करता है। कोई भी चीज होगी ना वो बाइनरी में ही बात करेगा। अब जैसे तुम्हारा, तुम यहाँ कोड ये तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, ठीक है। अब ब्राउजर है तुम्हारा, ब्राउजर को पता नहीं है तुम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, उसको तो ये जिब्रिश लगेगी, ठीक है। वो ये चीज कन्वर्ट करता है। अब वो चीज किस चीज मतलब किस फॉर्मेट से कोड करता है, जैसे ना अगर तुम इसकी जगह ना ये लिख दो, ये एक मिनट, ये एस्काई भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। एस्काई का मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं एक कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक, ठीक है। उसको कोई पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो नंबर, एक मिनट रुकना जरा यार, कौन कौन है ये लोग ना आते रहते हैं। भाई यार टाइम से आया करो तुम लोग, ठीक है। इसको ठीक है, मैं बता रहा था कि ये जो 4 सेट है वो एक वो करता है, कन्वर्जन करता है एक टाइप से, कि मान लो तुम ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, सी लिख रहे हो। अब हर टर्म का ना एक ना नंबर, ठीक है। अब इंटरनली ये कंप्यूटर के अंदर होता है, ये पढ़ाया भी जाएगा कॉलेज में भी, कि कोई ना कोई नंबर ना कोई ना कोई अल्फाबेट कीबोर्ड में जितना भी है वो किसी एक नंबर से असाइन होता है। अब वो नंबर बाद में बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जो ब्राउजर उठाएगा उस डेसिमल नंबर को, मतलब जो 10, 11, 12, 30, 40 जो भी होगा वो नंबर, उसको वो एक बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसे वो रीड करेगा। ऐसे वो रीड नहीं करेगा। तो ये एक बस तरीका है कि वो कैसे रीड करेगा। अब जो आज के ये एस्काई जो तरीका था एक बहुत ही पुराना तरीका था। अब जो चलता है वो चलता है UTF-8। ये एक है कि इससे चलता है। अब इसका अलग है, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये जो मेटा, ये सेकंड टैग जो है, ठीक है, ये व्यू पोर्ट है, ये स्पेशली टैग यूज किया जाता है ताकि तुम्हारी वेबसाइट हो जो रिस्पॉन्सिव बने, ठीक है। जैसे ये ना नेम, कंटेंट, ये सब देख रहे हो, ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स अभी हम बाद में बात करेंगे। व्यू पोर्ट में जो मतलब ये जो व्यू पोर्ट तुम्हें डाला है, व्यू पोर्ट वो होता है जो तुम्हारा पूरा दिख रहा होता है कि ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा व्यू पोर्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा व्यू पोर्ट होता है, ठीक है। और
ये तुम्हारा जो विड्थ, जो भी तुम डिवाइस यूज करो, मान लो तुम्हारी वेबसाइट खोल लिया फोन में, तो उसकी जो विड्थ होगी उसी में वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसकी जो मैक्सिमम साइज होगी ना, वो सारे एलिमेंट उसको उसी में स्केल कर लेगा। ये स्केलिंग भी उसी के लिए होती है, मैग्निफिकेशन के लिए, ताकि जब भी तुम्हारी स्क्रीन चेंज हो ना, तो तुम्हारा रेजोल्यूशन ना फटे, पिक्सल ना जाए। तो इससे और तुम्हारे सारी जो चीजें जहाँ थी ना वहीं की वहीं रहे। ठीक है, तुम्हारा ये टाइटल देख रहे हो, टाइटल जो होता है, ये जो भी मान लो कोई वेबसाइट तुम चलाते हो, इसको ना लाइव जैसे जैसे अभी बनी हुई है, ठीक है, गो लाइव सर्वर नीचे दिख रहा है ना, इस पे चले जाना। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने अभी एबीसी लिखा हुआ था, यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, एबीसी लिखा हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है, ये देख रहे हो एबीसी यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ये जो देख रहे हो, ये नंबर देख रहे हो, ये तुम्हारा होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, ये तुम लोकल मशीन में अभी चला रहे हो तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस दिखाएगा। ये जो 5500 दिखा रहा है, ये तुम्हारा पोर्ट नंबर होता है। जब भी तुम भी कोई भी चीज चला रहे होते हो ना कंप्यूटर में, वो एक पोर्ट पे चलती है। ठीक है, पोर्ट एक मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है पोर्ट, कि तुम्हारा पेन ड्राइव का पोर्ट या सीडी का पोर्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। पोर्ट एक वो नहीं होती, एक हाइपोथेटिकल भी नहीं, एक्चुअल में होता है। एक पोर्ट जो होता है ना, उस पर सारी रिक्वेस्ट आती हैं। ठीक है, जो मान लो कोई डेटा तुम है, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। तुम क्लाइंट हो, तुमने एक कहीं से रिक्वेस्ट चाहिए तुम्हें, कि तुमने google.com से कहा कि भाई मेरे को यूट्यूब ला के दे दो। ठीक है, अब गूगल क्या करता है, गूगल जाता है एक सर्वर पे, सर्वर से बोलता है भाई तेरे पास youtube.com है, भाई मेरे को ला के दे दे। ठीक है, फिर वो ला के देता है, और वो तुम्हारी क्लाइंट सर्वर से आता है, वो उठकर और तुम्हारी क्लाइंट साइड में चला जाता है, तो तुम्हें वो दिखता है। ठीक है, और ये तुम्हारी HTML index.html है, ये तुम्हारी फाइल है। अभी हमने होस्ट नहीं कर रखी है वेबसाइट, तो हमें लोकल में ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, HTML के तो कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कि HTML ना तुम्हें वो नहीं देती है, कि डिबगिंग का ऑप्शन नहीं देती है। अगर तुमने कोई गलती कर दी कोड लिखते हुए HTML का, ठीक है, तो तुम्हारा जो ब्राउजर होगा ना, वो पकड़ेगा नहीं उस चीज को। मान लो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि हर चीज में टैग के अंदर होती है। ठीक है, अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, ये ऐसे मतलब कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है, ये पकड़ेगा नहीं, मतलब ये सीधा वो कर देगा, रीड कर देगा फाइल को। जैसे अब ये क्या, इसका कोई मतलब भी नहीं है, इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा, मैं कुछ भी लिख दूंगा, ब्राउजर पकड़ेगा ही नहीं। HTML का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, तुम कुछ भी लिख दो वो चला देगा। ठीक है, अब ये चीज आती है तुम्हें अभी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज ना बाद में फेटल हो जाती है। तो क्या, इसलिए हम लोग दूसरी चीजें भी यूज करते हैं, तो वो बात की बात है, लेकिन हम अभी इसमें बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ना, सबसे पहले बता रहा हूँ, दो तीन चीजें हैं। हाँ तो भैया भैया अब ये स्ट्रक्चर जो है ये चैट में भेज देंगे। मैं तुम्हें भेज दूंगा, देखो जितना मैं भेज सकता हूँ तुम्हें मैं भेज दूंगा। ठीक है, दिक्कत ये है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ट्राई करना, क्योंकि देखो देख के ना बहुत ट्राई किया मैंने बहुत सालों से कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट, नहीं समझ आता, भूल जाओगे 4 दिन में भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा तुम ट्राई करो, तुम्हें बाद में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं तुम्हें एक रिसोर्स बता देता हूँ। देखो जब भी ना वेब डेवलपमेंट पढ़ो ना, तो किसी रिसोर्स से पढ़ो। रिसोर्स मतलब कि ना डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन शुरुआत में तुम्हें बड़ी बोरिंग सी लगेगी, लेकिन हमेशा फायदेमंद होती है। जैसे ना ये है MDN वेब डॉक्स करके, developer.mozilla.org। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसमें तुम्हें सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, मेनली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तुम यहाँ पे देखोगे ना, ये तुम्हें सब बताएगा, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, तुम्हें सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। ये तुम क्या पढ़ सकते हो। अब क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका इसमें क्या होता है ना, तुम खुद करते हो, खुद गलती करते हो, खुद सीख जाते हो। ठीक है, इसमें तुम्हें किसी थर्ड पर्सन की हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पे तुम अटके, अब आजकल तो ChatGPT भी आ गया है, तुम ChatGPT भी यूज कर सकते हो उस चीज के लिए। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड हमेशा यही करूंगा, तुम किसी उससे पढ़ा करो, डॉक्यूमेंटेशन होती है। और ऐसे HTML देखो सबसे पुरानी चीज है। ठीक है, HTML का डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, तुम्हें इसकी दिक्कत ही नहीं आएगी। कोई नई नई जो लैंग्वेजेस होती है उनमें डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आती है, किसी किसी का डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो तुम एज ए नॉविस तुम नहीं पढ़ पाओगे उसे, तो तुम्हें थोड़ा टाइम देके ना तुम्हें एक्सपीरियंस लेना होता है। तो सबसे बेस्ट है HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ो, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी बतेरे पड़े हुए हैं, तुम आराम से पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, और
ये अगर किसी को खोलना है तो खोल लो, तुम्हारे आसानी ही होगी, और मैं तुम्हें कोड दे दूंगा, मतलब मैं मैसेज में डाल दूंगा या फिर मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे दूंगा, ठीक है। जैसे अब क्या है ना, तुम्हारा ये HTML का आ गया कि अब तुम जो भी तुम्हारा ना जैसे मैंने बोला तुम्हारे सारे टैग्स में काम होता है, ठीक है। HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, हेड की बॉडी के अंदर सारा कुछ आता है, उसमें अलग अलग टैग्स होते हैं, अलग अलग टैग्स का अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बता रहा हूँ तुमको, जैसे कई सारे टैग हैं, जैसे एक होता है P टैग, ठीक है। ये तुम्हें सजेशन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो बाद में मैं से पूछ लेना कि कैसे लाना है। P टैग मतलब होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। इसमें ना तुम कोई भी, अगर तुम्हारी वेबसाइट में कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, वो तुम इसमें डाल सकते हो। जैसे इसको मैं साइड कर लेता हूँ, इसको कहाँ गया डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। ये यहाँ पे मैं तुम्हारा सारा आ जाएगा, तुमको दिख जाएगा, इसको बंद कर दो। हाँ, ठीक है। सो जो पैराग्राफ टैग होता है तुम्हारा पैराग्राफ डालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो लॉरम है ये एक डमी टेक्स्ट होता है, तुम लोग यूज कर सकते हो जब भी तुम बना रहे होते हो ना वेबसाइट, तो तुम्हारे पास जरूरी थोड़ी ना उसी वक्त कंटेंट हो, तो तुम उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कई सारे टैग्स है, पहले हम टेक्स्ट वाले टैग्स देखेंगे क्या क्या यूज होते हैं। एक होता है हेडिंग टैग। हेडिंग में आप देखो 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है। ये हर हेडिंग जो होती है वो अलग अलग उसके लिए यूज होती है, क्या अलग अलग साइज होता है उनका, ठीक है। जैसे हेडिंग 1 है, सबसे बड़ी हेडिंग 1 होती है, ठीक है। हेडिंग 2, देखो अभी मैंने ना तुम्हारा, देखो एक चीज नोट करना, जैसे मैं हेडिंग 2 यहाँ पे डाला है, ये तब भी शो करेगा तुम्हारे क्लाइंट साइड पे, जबकि एक हेडिंग 2 है, यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 से क्लोज कर रखा है, ये ड्रॉबैक होता है, ठीक है। इस सबका ना साइज अलग अलग होता है। हेडिंग 4, 5, 6, ये हेडिंग क्या है भैया? हेडिंग टैग होता है एक, हेडिंग जो टैग यूज करते हैं वो हम लोग एक पर्टिकुलर साइज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कि कितना चौड़ा कितना बड़ा टेक्स्ट होगा, हेडिंग ना पता है लोगों को लगता है कि हेडिंग डिफरेंट डिफरेंट साइज के टेक्स्ट यूज कर लगाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये इसका ये पर्पस होता नहीं है। एक ना जब भी तुम लोग कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे होगे ना, एक डिजाइन की हायरार्की होती है, ठीक है। तुम्हें हमेशा उसको ध्यान में लेते हुए चलना है। हायरार्की क्या होती है, जब भी तो कोई भी यूजर तुम्हारी वेबसाइट में आता है ना, तो उसे क्या सबसे पहले दिखना चाहिए, क्या क्या कहाँ पे उसे नेविगेट करना है, इजी बनाने के लिए हेडिंग, ये सारे ना एक डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं, कि एक रूल्स होते हैं डिजाइनिंग के, ठीक है, वो यूज करते हैं। अब क्या है ना, तुम लोग जो साइज जो टेक्स्ट का साइज होता है ना, वो तुम चेंज कर सकते हो CSS से भी, ठीक है। इसलिए हम लोग हेडिंग को यूज करते हैं सिर्फ हायरार्की डिफाइन करने के लिए पूरे पेज की, ठीक है। कि हेडिंग कितना बड़ा टेक्स्ट है, क्योंकि जो सबसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे सेकेंडरी टेक्स्ट होंगे वो उससे छोटे होंगे, उसके अंदर अगर तुम्हारे कोई सब टेक्स्ट होगा उसके लिए तुम H3 यूज करोगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टेक्स्ट यूज करते जाओगे। ये 6 तरीके के साइज के टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें इसका बताया था टाइटल का, कि टाइटल में क्या होता है, जो जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसमें इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा ना वो तुम्हारा शो करेगा यहाँ पे, ये जो टैब होता है ना, जैसे माय लिखा हुआ है, मैंने माय फर्स्ट वेबसाइट, जैसे माय फर्स्ट वेबसाइट लिखा है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना तो यहाँ पे तुम्हारी माय फर्स्ट वेबसाइट दिखा रहे होगा, ठीक है। ये इसलिए यूज किया जाता है। यहाँ पे टाइटल जो जैसे यूट्यूब लिख कर आता है, तो उन लोगों ने भी टाइटल में यूट्यूब लिख रखा है, तो इसलिए उनका ये आता है, ठीक है। और एक चीज और देखो, जब भी ना कोड करो ना, हमेशा कमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। कमेंट्स जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कमेंट्स के बिना ना बात ही नहीं होती। ये कमेंट का सिंटैक्स है, इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे ना वो तुम्हारा कमेंट आउट हो जाएगा, वो ब्राउजर लेगा ही नहीं,
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस टैग के अंदर लिखा है लॉरम इप्सम, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी दिख नहीं रहा होगा क्लाइंट साइड में कि मैंने क्या लिखा है। ये जनरली यूज किया जाता है ताकि अगर तुम्हारे अलावा कोई और तीसरा डेवलपर भी या दूसरा डेवलपर यूज करे तुम्हारी वेबसाइट को, कोड देखे, तो उसे समझ आ जाए क्या लिखा है उसने, क्यों लिखा है, ठीक है। क्योंकि देखो कोड तो कोई भी कर लेता है, अच्छा कोड करो भाई, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख जाओ कि दूसरा बंदा आए तो उसको समझ ही ना आए कभी, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, देखो HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ना, कोई भी टैग है, टैग के अंदर ना हम लोग कई सारी चीजें डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे मैं एक ह्यूमन हूँ, ठीक है, तुम भी एक ह्यूमन हो, ठीक है। अब तुम में और मेरे में कैसे मैं वो करूं कि डिफाइन क्या करूं, तुम अलग हो और मैं अलग हूं, तो तुम्हारे कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे तुम्हारे बाल कुछ अलग रंग के होंगे, तुम्हारी आंखें अलग रंग की होंगी, तुम्हारी हाइट अलग रंग की होगी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो यूज करते हैं वो हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि तुम्हें डिस्टिंग्विश करना होता है कि हर चीज से, कि जैसे ना मान लो एक है तुम्हारा इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट में ये जो टाइप है ना तुम्हारा एट्रीब्यूट है। इनपुट टैग्स जो टैग जो होता है वो यूज करते हैं, जैसे जब तुम फॉर्म बना रहे होगे, ठीक है। फॉर्म बनाते समय ना जो तुम मान लो कौन सी कैसी कैसी वैल्यू तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो यूजर से, ठीक है, वो ये तुम्हारा टेक्स्ट बता रहा है। टाइप मतलब टेक्स्ट, मतलब ये एक्सपेक्ट करेगा कोई मतलब कोई एल्जेब्रिक बोल रहा हूँ, कोई कैरेक्टर, ठीक है, वो एक्सपेक्ट करेगा। अगर उसको अलावा उसको कोई और दिया जाएगा तो ये नहीं लेगा, ठीक है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा ये चीज, ठीक है। ऐसे ही कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग टैग्स के लिए, ठीक है। वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा जितने मैं बता सकूं। HTML में टैग्स बहुत सारे हैं, तुम याद करते करते थक जाओगे, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, ठीक है। मैं मेनली जो तुम्हें बताऊंगा, जो मेनली जो वाइडली यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जब अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, तुम खुद से सीख सकते हो। सबसे बेस्ट है चैट जीपीटी में सब कुछ मिल जाता है इस चीज के बारे में, ठीक है। बड़ी कोई मतलब कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में कभी कभी गलतियां कर देता है, HTML CSS आराम से दे देता है, ठीक है। उसमें तुम कोई भी एट्रीब्यूट का नाम डालोगे, अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो वो बता देगा कि तुम्हें ये एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम एट्रीब्यूट्स की बातें करेंगे। जैसे अब तुम्हारा ना हेडिंग हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे 3 वो ले लिए हैं और, ठीक है। अब क्या होता है ना, अलग अलग टैग्स यूज होते हैं। जैसे एक होता है ब्रेक टैग होता है, हेलो। देखो अभी अगर तुम देखोगे ना इसमें मैंने 2 हेलो लिखे हैं, 2 हेलो हेलो एक साथ आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेलो और ये हेलो 2 अलग अलग लाइन में आए, तो ये कैसे करोगे, ठीक है। ये एक ब्रेक टैग होता है, BR टैग, ठीक है। ये यूज किया जाता है कि अगर या कहीं पे भी मैं लगा देता हूँ ना, तो उसके बाद का जो एलिमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में शो होने लग जाता है। देखो 2 टाइप के टैग होते हैं, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक होता है नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। जो टैग्स बार भी क्लोज करना होता है, जैसे H1 है, H1 में हमें इस बैकवर्ड स्लैश डालकर H1 लिखना पड़ा है, ये होता है इसे हमें क्लोज करना पड़ता है। जैसे BR टैग है, इसमें हमें कोई बैकवर्ड स्लैश डाल के इसे बंद नहीं करना होता, ये खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है। ये ब्राउजर खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। ऐसे कई सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। अभी एक ये है अलग अलग, और तुम्हारा एक है BR टैग हो गया, एक होता है मैं बता रहा हूँ, एक होता है इमेज टैग, ठीक है। इमेज में क्या होता है, ये सोर्स होता है। इसमें ना तुम कोई भी अगर तुम्हें इमेज लगानी है अपने ब्राउजर पे, मतलब कोई वेबसाइट पे, तो उससे यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मेरे पास कोई इमेज है नहीं, चलो मैं एक बार जाता हूँ, किस पे जाऊं, ये मान लो इसको, कहाँ था HTML, ठीक है। अब अगर देखोगे देखो
अब ना कोई भी तुम पेज है, मान लो तुम्हारा ये पेज है, ठीक है, तुम्हारा इसके अंदर index.html है और इसके अंदर है download.jpg है, ठीक है। ये मेरे को यूज करना है, मेरे को एक वो लगाना है कि मेरे को ये इमेज चाहिए अपने उसमें, ठीक है। तुम क्या करोगे, डॉट दबाओ, स्लैश दबाओ, ये तुम्हें सजेशन दे देगा, ठीक है। ये क्या होता है, नेविगेशन होता है हर पेज में नेविगेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने डाउनलोड डॉट ये मैंने यूआरएल टाइप का दिया। ये अभी क्या है, दो टाइप के यूआरएल होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है, एक होता है रेफरेंस वाला। अभी हमारी वो नहीं है कि हमारे लोकल सिस्टम में चल रहा है तो ये हम एब्सोल्यूट डाल रहे हैं, इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। रेफरेंस वाला अलग है, वो मैं आगे बताऊंगा, तुम होस्ट करोगे, ठीक है। जैसे मैंने डाला, ये तुम्हारी वेबसाइट का पिक आ गई। अब क्या है, मैं इसको वो भी कर सकता हूँ, क्या इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, हाइट चेंज कर सकता हूँ, इसके अंदर ही कर सकता हूँ मैं HTML के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर करूंगा नहीं। ऐसी देखो, इसके लिए CSS यूज की जाती है, ठीक है। CSS 3 टाइप से लिखी जाती है। एक होती है एक्सटर्नल CSS, एक होती है इनलाइन CSS और एक और है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है। क्या होता है एक्सटर्नल CSS में, क्या होता है, तुम एक नई फाइल बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर CSS लिखते हो, .css एक्सटेंशन के साथ वो फाइल बनती है, उसके अंदर सिर्फ CSS फाइल होती है। कोई कुछ कह रहा है? ये वेबसाइट के पीछे अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लाना हो तो फिर वो कैसे लाए? वो CSS की मदद से ला सकते हो, ठीक है, वो CSS में बताएंगे, ठीक है। वैसे इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी करना नहीं चाह रहा क्योंकि गंदा हो जाएगा पूरा। इसके लिए आता है पूरा एक अलग अलग, मतलब बहुत सारे CSS में देखो थाउजेंड टैग्स हैं, तुम सारे पढ़ते नहीं बैठना, ठीक है, खत्म हो जाओगे इसमें। इसके चक्कर में लोग, बहुत सारे जूनियर्स ये करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हमने सारे टैग्स याद नहीं किए हैं, हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है। बेसिक जो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। जो तुमने ट्रांसपेरेंट का किया था, एक ट्रांसपेरेंट करके एक वो आती है, टैग ही आता है उसके अंदर, CSS के अंदर होता है। उसको अगर तुम ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी करोगे ना, ओपेसिटी को चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगी ओपेसिटी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। ये अल्ट मतलब होता है अल्टरनेट। ये होता है कि मान लो सपोज करो तुम कहीं से लोड कर रहे हो वेबसाइट, तुम्हारी डेटाबेस से आ रहा है तुम्हारे क्लाइंट साइड पे, ठीक है। अब क्या है, तुम्हारा नेटवर्क स्लो है, तो क्या होता है कि कभी कभी नहीं चलता है, कि लोड नहीं हो पा रही है पिक्स, तो क्या होता है ना, ठीक है, मान लो तो क्या होगा कि, या फिर मान लो मैंने ये एड्रेस डाल रखा है और इस एड्रेस पे मेरे को वो चीज मिलेगी ना जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मान लो डाउनलोड के लिए मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, अब ये फाइल तो है नहीं इस जगह पे तो मिलेगी भी नहीं, ठीक है। अगर अब मैं जाऊंगा यहाँ पे तो मेरे को ये दिखाएगा कि ऐसा आइकन दिखा रहा होगा और लीफ पिक दिखा रहा होगा। मैंने अल्टरनेट लिख रखा है यहाँ पे। अल्टरनेट का मतलब यही है कि अगर इन केस मेरी फाइल लोड, मेरी पिक लोड नहीं होती है या फिर किसी चीज नेट स्लो है उसकी वजह से लोड नहीं हो पा रहा है, तो एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाएगा। ये चीजें हम लोग यूज क्यों करते हैं, मान लो कोई हेयरिंग मतलब कोई इम्पेयर्ड बंदा है, ठीक है, किसी भी टाइप की, कोई विजुअल या ऑडियो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है कि तुम्हारा जो माउस कहीं पे जाता है तो वो रीड कर रहा है कि वो तुम्हारा स्पीकर बोलता है, तो उनके लिए आसानी होती है, ठीक है, उन्हें नेविगेट करने के लिए। हमारा जो मेन गोल होता है ना कि वेबसाइट ऐसी बनाओ कि हर कोई टाइप का इंसान यूज कर सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, ठीक है। हम इसलिए ये सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे इसी के अंदर ना एक और वो होता है एट्रीब्यूट, ये होता है टाइटल करके। टाइटल अगर तुम करोगे ना और टाइटल के अंदर करोगे न्यू लीफ, तो मान लो सपोज करो, अगर वापस कर देते हैं, ये वापस आ गया। अब मान लो मैं इस पे हवर करता हूँ, प्रशांत टाइल लिखा हुआ है, टाइटल टाइटल कर दे उसका। अरे हाँ, तो अगर मान लो हवर करोगे तो ये न्यू लीफ आ जाएगा, ठीक है। ये जनरली यूज किया जाता है ताकि ना जो कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड हो या हियरिंग वाला दिक्कत हो उस बंदे को, तो उनके लिए आसानी से यूज हो जाए, ठीक है। वो रीड कर लेते हैं, ये ना ब्राउजर रीड कर लेते हैं, तो वो बता सकते हैं उनको कि क्या है। अगर मान लो लोड नहीं हो रहा तो तुम उसमें बता सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो देखो एट्रीब्यूट्स में ना एक होता है एक होती है क्लास, ठीक है। क्लास जो काम करती है ना, क्लास का बहुत ही यूनिक काम होता है कि क्लास, मान लो तुम्हारी वेबसाइट में ना कई सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मान लो एक H1 एलिमेंट है, H3 एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है। अब क्या होता है, जब तुम CSS लिख रहे होते हो ना, तुम्हें
हर हर चीज में, हर एलिमेंट में एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग देनी होती है, डिफरेंट स्टाइलिंग देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ना क्लास का नाम देते हैं। अब उस क्लास का नाम देने से क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, सीएसएस जब लिख रहे होते हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास के नेम से। मान लो अगर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, हेडिंग 1 है, हेडिंग 1, ठीक है, ये क्लास का नाम है। जब मैं सीएसएस लिख रहा हूँ तो मैं उसमें डॉट हेडिंग 1 लिखूंगा और करली ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके अंदर मैं अपनी सारी स्टाइलिंग दूंगा। उस स्टाइलिंग उसके अंदर, उस करली ब्रेसेस के अंदर मैं जितनी भी स्टाइलिंग दूंगा वो सिर्फ H1 में लग रही होगी, और H1 में उसी में लग रही होगी जिसमें हेडिंग 1 होगी क्लास, ठीक है। और किसी भी बाकी जो हेडिंग्स है ना, इन सब में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, सिर्फ इसी में हो रहा होगा क्योंकि मैंने इसी की क्लास दे रखी है, क्लास का नाम हेडिंग 1 जो दे रखा है। ऐसे ही एक होती है आईडी, ठीक है। आईडी भी बिल्कुल क्लास की तरह ही काम करती है, लेकिन इसकी ना हायरार्की ज्यादा होती है क्लास से, ठीक है। और आईडी का एक और होता है कि आईडी सिर्फ एक होती है, ठीक है। मान लो तुम क्लास ना किसी भी दो एलिमेंट के सेम दे सकते हो। मान लो क्लास मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है, इसकी भी हेडिंग 1 ही है, ठीक है, ये हेडिंग 1 है। अब मैं दो एलिमेंट की हेडिंग क्लास सेम है, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन मैं आईडी जो है हेडिंग 1 इसमें नहीं दे सकता। अगर मैं लिख तो दूंगा, तुम्हारा एरर भी थ्रो नहीं करेगा। दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी जब तुम सीएसएस लिखने जाओगे तो तुम्हारा गलत वो उठा लेगा और तुम्हारा पूरा कोड का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आईडी का हमेशा यही है कि जो भी आईडी दोगे हर एलिमेंट की यूनिक होगी और वो कभी रिपीट नहीं होगी, ठीक है। एचटीएमएल जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तुम तो ये बात का ध्यान रखना, तुम अगर कैपिटल में लिखोगे तब भी बात वही है, उसमें लिखोगे तब भी बात वही है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। और आईडी का मैं अभी सेकेंड, ठीक है, क्लास और आईडी समझ गए ना सब लोग? अरे बोल दो भाई। गाइस जैसे आपने जी भैया, समझ रहे हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है ना तो एक थम्स अप कर दो ताकि जो पढ़ा रहे हो तो समझ में आए कि आप कुछ मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इतना भी देखो, बारिश नहीं करनी है ऐसे अंगूठों की, ठीक है, बट एक सिंगल थम्स अप इनफ है। देखो एक और टैग होता है, वो होता है एचआर टैग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल टैग कहलाता है ये, ठीक है। ये जहां पे भी टैग होगा ना, ठीक है, उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। जैसे मैंने इसके नीचे डाला है, यहाँ पे लाइन आ गई है, ठीक है। अलग अलग टैग के, जैसे बताया था, पूरी एचटीएमएल इसी में निपट जाती है। अलग अलग टैग्स होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है। ये चीज तुम सीएसएस में भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है तुम कैसे करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे कई सारे टैग हैं, मैं तुम्हें जितने मेरे से बन सकेंगे मैं तुम्हें दे भी दूंगा, ठीक है। जैसे एक इमेज में ना ये भी चीज है, तुम डायरेक्ट शॉर्ट हैंड ट्रिक बोल दो इसको कि मैंने अगर इसको हाइट मेरे को चेंज करनी है तो 400 पिक्सल मैंने लगा दी, ठीक है, ये लो हाइट चेंज हो गई। ऐसे ही मैं विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, 200 पिक्सल, ठीक है। ऐसे तुम कर सकते हो। ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स की भी कई सारी पूरी लिस्ट होती है। अब मैं सब कुछ तो याद करके बैठा नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा सब याद करो, और जैसे जैसे तुम करते जाओगे, तुम वेबसाइट बनाते जाओगे, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तुम खुद ही ढूंढ लोगे उन चीजों को, ठीक है। इतनी वो नहीं है कि ढूंढना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। HTML एक टैग होता है तुम्हारा, एक होता है वीडियो टैग, ठीक है। वीडियो टैग क्या करता है, वीडियो टैग क्या करता है, तुम्हारी कोई भी उसमें वीडियो चलाता है। अभी मेरे पास कोई वीडियो है, रुको मैं देखता हूँ। चलो यही चला लो यार, वैल्यू ही है ना, इसको कॉपी मार लेता हूँ। कहाँ जा भाई, कहाँ है? गाइस एक और चीज ये याद रखना, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ये पूरा जो वर्कशॉप कंप्लीट करने का, ठीक है।
एंड जिसकी अटेंडेंस पूरी रहेगी उसी को मिलेगा। ठीक है, हम पूरे क्लास में कभी भी अटेंडेंस ले सकते हैं बीच में आपकी। 5 मिनट्स के लिए मीटिंग रूम ओपन होगा, 5 मिनट्स बाद वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड एक और चीज कि आपको सर्टिफिकेट मिलने का एक और कंडीशन है कि ये जब 4 डेज वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको 2-3 डेज का टाइम देंगे एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट या असाइनमेंट आप मान लो तो कह लो ऐसा कुछ देंगे। ठीक है, जो उसे कंप्लीट करेगा विद लाइव लिंक करना भी हम सिखा देंगे आपको एंड में गेटअप एंड वर्सल वाले दिन। ठीक है, जो ये सब चीजें के देगा उसी को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो देख लेना, आप रोज प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा एंड में अटेंडेंस हो रही है या स्टार्टिंग में हो रही है, कोई फिक्स टाइम नहीं रहेगा, कभी भी अटेंडेंस हो सकती है, सिर्फ 5 मिनट्स से दिन ओपन रहेगा। तो अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो कभी भी आगे कुछ भी कर देंगे, अटेंडेंस और सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, देखो तो जैसे ये एक वीडियो टैग होता है, ठीक है, वीडियो टैग भी बिल्कुल इमेज टैग की तरह ही है थोड़ा सा। ठीक है, 2-4 चीज़ें अलग हो जाती हैं। वीडियो टैग में क्या होता है, तुम कोई भी वीडियो डाल सकते हो इसमें। MP4 वीडियोस मतलब कोई भी एक्सटेंशन वाली जो होंगी वो आ सकती हैं, और भी तरीके की वीडियो होती है वो भी चल जाती हैं। ठीक है, मैंने इसमें हाइड विड्थ सेट कर रखी है। अभी जब तुम ना ब्राउजर में देखोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या है कैसी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसमें ना एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल्स। ठीक है, इससे क्या होता है ना, तुम्हारा जैसे YouTube में चलता है, ठीक है, ये दिख जाता है तुम्हें, दिख रहा है ना ये चेंजेस। ठीक है, ये पूरी तुम्हें कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस सब चीज़ों के। ठीक है, अब क्या होता है इसमें भी और अलग अलग वो हैं, कहते हैं और भी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तुम्हारा एक कंट्रोल्स के बाद बोलो जैसे आपकी एक मिनट एक बोलो। जैसे आपने जो लीफ की इमेज डाली और वीडियो डाली है, ये नीचे आ रही है वेबसाइट के। अब मैं चाहता हूँ जैसे लेफ्ट कॉर्नर पे है, राइट कॉर्नर पे है, तो उसके लिए क्या करें? देखो मैं बताता हूँ, जो ना तुम्हारा फ्लो होता है ना, दो टाइप के एक एलिमेंट्स जो होता है ना HTML में, 2 टाइप का होता है। एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, एक होता है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, वो ना जो भी कंटेंट उसके अंदर आएगा ना वो नेक्स्ट लाइन से हमेशा स्टार्ट होगा। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, जो भी कंटेंट आएगा जहां पे लास्ट लाइन खत्म हो रही है ना वहीं से स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब तुम्हारा जो ये है वीडियो वाला है, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है इसने। अगर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ना ये CSS से चेंज होते हैं। जो पोजीशनिंग होती है पूरी ना, वो हमेशा CSS से ही चेंज करी जाती है। तुम HTML के अंदर CSS लिख सकते हो, लेकिन अब क्या है ना, वो लोग अगर तुम्हारा कोड छोटा है ना तो तुम कहीं पे भी लिख दो CSS, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा कोड होता है जो 500-600 लाइन का हो जाता है ना, तुम उसके लिए अलग से CSS लिखो। उसके लिए एक्सटर्नल CSS एक अलग से .css फाइल बनती है, उसको लिंक करा जाता है। ठीक है, HTML से, और फिर वो चलाया जाता है। पोजीशनिंग उसमें होती है, ब्यूटिफिकेशन उसके अंदर होता है, और तुम्हारा A to Z जितना भी काम होता है ना, एनिमेशन डालना, तुम्हारा कलर डालना, फॉन्ट का कलर डालना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, ये सारा CSS के अंदर होता है। HTML का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि तुम्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दे मेनली। उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सुंदर बनाना CSS का काम हो जाता है, और उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स में फंक्शनैलिटी ऐड करना जावास्क्रिप्ट का काम हो जाता है। ठीक है, इसे एक ना कार के एग्जांपल के साथ समझ लो। एक कार की बॉडी होती है, कार की बॉडी बनाने का काम HTML का है। ठीक है, उसको कलर देना, उसमें हेडलाइट लगाना, उसमें वाइपर लगाना, सब करना, और अंदर के AC लगाना, ये सारा काम है CSS का। ठीक है, उसका इंजन डालना जावास्क्रिप्ट का काम हो जाता है। समझे? ओके भैया, कोई डाउट? अब ये चेंज हो जाएगा, ऊपर भी हो जाता है, लेकिन ये CSS में बताया जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्योंकि ना इन दोनों चीजों को मिक्स मत करना, क्योंकि फिर गलत हैबिट डल जाएगी। तुम HTML के अंदर ही को वो करते रहोगे कि इसके अंदर ही वो करते रहोगे, क्या कहते हैं इसको, अपनी CSS लिखते रहोगे। CSS लाते हैं। हाँ, जो जैसे ना अगर तुम्हें कोई CSS लिखनी है ना, हर टैग के अंदर क्या होता है ना, स्टाइल करके होता है। ठीक है, इसको यूज करो। इसके अंदर ये सारी जो प्रॉपर्टीज देख रहे हो ना, जो दिख रही है स्क्रीन पे मेरी, ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब तुम
क्या है ना, हाइट कर सकते हो, मार्जिन कर सकते हो, विड्थ कर सकते हो, बॉर्डर हटा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, पोजीशन है, पोजीशन में क्या है ना, अब मैं करूँ 20 पिक्सल, मान लो 20 और 20, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, पता नहीं, एक मिनट, पता नहीं कुछ हो रहा है, लोड भी नहीं हो रही है। तो है इसमें वो है, क्या कहते हैं, छोड़ो अभी के लिए, अभी फॉर सम रीजन नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा उसके प्रशांत उसमें वो लगा, डबल हाँ। इन्वर्टेड कॉमर्स लगा। रुक जा फॉर सम रीजन अभी नहीं हो रहा, छोड़ो ऐसे ही होता है। लेकिन ठीक है, स्टाइल एक टैग होता है, स्टाइल के अंदर तुम प्रॉपर्टी डालोगे, प्रॉपर्टी के अंदर उसकी वैल्यू डालोगे। वैल्यूज अलग अलग होती हैं, पिक्सल में भी होती हैं और अलग अलग है, वो CSS में बताएंगे। क्या जो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया ना 20px पे, ये इस वाले सेमीकोलन के बाद खत्म होएगा मेरे हिसाब से। अरे वो हाँ, वो हो गया थोड़ा, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। फिर 20 पिक्सल्स का मतलब क्या हो गया? 20 पिक्सल ना, देखो जो पोजीशन वाली जो होती है ना, इसमें ना 4 तुम वो डाल सकते हो वैल्यूज, एक होती है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक डाल रखी है, ठीक है। जो पोजीशन वाली होती है वो तुम जो वो बता रहे हो कि पोजीशन टॉप से कितनी होगी, रिलेटिव पोजीशन होती है कि टॉप से कितने पिक्सल नीचे जाएगा, राइट से कितने पिक्सल लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट से कितना राइट में आएगा और नीचे से कितना ऊपर आएगा। ये ऐसे तुम अलग अलग ना पोजीशनिंग चेक करते हो उसकी, कि कहाँ पे सेंटर में कि तुम्हें कौन से एक एरिया में चाहिए होता है। देखो पोजीशनिंग के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, वो तुम्हें बताया जाएगा आगे, ठीक है। एक तरीका यही है कि तुम स्टाइल लिखो एट्रीब्यूट्स में और यहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज डिफाइन करो CSS लिखने के लिए। एक तरीका तुम्हारा ये भी होता है कि तुम यहाँ पे ऊपर भी एक स्टाइल का एक टैग बनाओ पूरा, ठीक है, उसके अंदर पूरी CSS लिखो, ठीक है। और एक होता है कि तुम एक्सटर्नली लिखो CSS, ठीक है। अब जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो तुम्हें एक्सटर्नली लिखनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारी। ओके। आगे बता रहा हूँ। देखो एक ना दो टैग, मतलब दो क्या, एक टैग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है div टैग, ठीक है। div टैग का काम क्या होता है ना, डिफाइन अ डिवीजन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि div को क्या ऐसे समझो कि ना एक वो है कि एक बॉक्स है, इनविजिबल बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ है, इसके अंदर तुम कुछ भी लिखो, ठीक है। ये ना एक एनवेलप की तरह काम करता है कि तुम div टैग के अंदर एक कुछ भी लिखोगे ना, तुम div टैग के अंदर कुछ भी लिखोगे वो उसे एनवेलप कर लेगा और उसके अंदर तुम कई सारे एलिमेंट डाल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, जनरली हम लोग जब लिखते हैं ना तो इस div टैग के अंदर क्लास या आईडी दे देते हैं, आईडी, और उस div को एक्सेस करते हैं हम CSS में, ठीक है। अगर और एक इनविजिबल बॉक्स होता है, देखो सबसे आसान तरीका होता है ना कि इसको एक इनविजिबल बॉक्स की तरह एक्सप्लेन करो। इनविजिबल बॉक्स है, इसमें बॉर्डर होता है, ठीक है, इसमें तुम बॉर्डर दे सकते हो, इसके अंदर तुम कोई भी स्टाइलिंग करोगे ना वो तुम्हारी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ऐसे ही एक स्पैन टैग भी होता है, स्पैन टैग भी एनवेलप करने के लिए ही होता है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा मैं तो यूज नहीं करता, ठीक है। ये div टैब में क्लासेस क्या होती है? क्लासेस, देखो क्लासेस ना एक होता है कि कोई मान लो तुम्हारी वेबसाइट है, वेबसाइट में ना कई सारे तुम जो लिखते हो, कोड लिखते हो, उसमें तुम्हारे कई सारे एलिमेंट्स है, H1 एलिमेंट्स है, मल्टीपल H1 एलिमेंट्स है, H3 एलिमेंट्स है, इमेज एलिमेंट्स है, इनपुट एलिमेंट्स है, वीडियो एलिमेंट्स है, एक डिव है। अब क्या है, तुम्हें कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट को उठाना है और उसमें स्टाइलिंग देनी है, मान लो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो बॉर्डर का कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है। अब क्या है, तुम इस क्लास में जो भी नेम होगा ना, ठीक है, मान लो क्लास वन, ठीक है। अगर क्लास 1 को इसको जब मैं CSS लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा डॉट क्लास 1, बता देता हूँ ये नीचे ही, डॉट
क्लास 1 कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी आएंगी एक CSS की, ठीक है। अब जो भी तुम प्रॉपर्टी इसके अंदर लिखोगे वो सिर्फ इतने के अंदर ही रहेगा, इतने एरिया के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मान लो जैसे मैंने ऊपर हेडिंग लिखा है हेडिंग 1, अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ डॉट हेडिंग 1, ठीक है, इसके अंदर मैं जितने भी स्टाइलिंग करूंगा वो सिर्फ इसी लाइन के अंदर ही शोकेस होगी और कहीं नहीं शोकेस होगी, ठीक है। क्योंकि अब देखो तुम्हें कहीं पे कलर कुछ और चाहिए, कहीं पे कलर कुछ और चाहिए, किसी की पोजीशन अलग चाहिए, तुम्हें किसी की पोजीशन अलग चाहिए, कोई चीज़ अलग बिहेव करनी चाहिए, कोई चीज़ अलग बिहेव करनी चाहिए, उसके लिए क्लासेस यूज करी जाती है। क्लासेस क्या है, तुम किसी भी एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस भी दे सकते हो, बस उसमें स्पेस डालो और नाम लिखो। हाँ, कौन कौन से टैग्स हो गए एक बार दिखा दिए मेरे को जरा। हेडिंग टैग्स हो गया तेरा, पैराग्राफ टैग हो गया, HR टैग है, ठीक है, समझ में आ गया गाइस, दिल समझ में आ गया, थम्स अप कर दो, पर आ गया तो। अच्छा, और एक और चीज, अगर किसी को कोई मेजर डाउट है ना, जैसे मतलब कुछ रह गया हो पुराना टॉपिक, तो आप मीट के एंड में पूछना, करंटली जो टॉपिक पूछना है डाउट्स उससे पूछा करो, ठीक है। एंड एक और चीज कि प्रशांत, अब इनको एक नैव सिखा दें, ठीक है, क्योंकि टाइम का लिमिटेड है ना, तो इनको टेबल भी सिखा दूं ना, फॉर्म सिखा दियो। हाँ, फॉर्म और टेबल सिखा देता हूँ इनको, फॉर्म, टेबल एंड बटन देख लियो, ठीक है। ठीक है, मैं उसी में सिखा दूंगा। देखो सबसे पहले क्या पढ़े, रुको बताता हूँ। चलो फॉर्म्स पढ़ते हैं सबसे पहले, इसको हटा रहा हूँ मैं अभी के लिए। देखो एक टैग होता है फॉर्म्स, जैसे तुमने सरकारी वेबसाइट्स खोली होंगी, ठीक है, तुम उसमें फॉर्म्स भरते हो, ठीक है, फॉर्म टैग उसी के लिए काम आता है, ठीक है। फॉर्म्स में क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, तुम मान लो डिव बनाओ, ठीक है, डिव के अंदर तुम लेबल्स डालो, मैं बताता हूँ इसका सबका मतलब। लेबल्स के अंदर इनपुट, ठीक है। अब देखो लेबल्स जो यूज किए जाते हैं, देखो एक होता है ये फॉर एट्रीब्यूट ना, एक प्रैक्टिस होती है, गुड प्रैक्टिस होती है, इसको इसमें ना तुम कुछ भी डाल सकते हो, एफ नेम मान लो डाल लो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसको ना बाद में जब तुम जावास्क्रिप्ट कर रहे होगे ना तब ये काम आएगी, ठीक है। उसको जब कोई भी फॉर्म होता है उसको एक्सेस करने के लिए, कोई भी फील्ड एक्सेस करने के लिए ये फॉर लेबल काम आता है। इसमें तुम फर्स्ट नेम डाल लो मान लो, ठीक है, ये देखो नीचे देख रहे हो फर्स्ट नेम आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये इसमें क्या है ना, अब इसमें एक इनपुट है, इनपुट के अंदर जो है टेक्स्ट है, ठीक है, ये दोनों साथ में है। ये पार्ट जो है तुम्हारा, ये इनपुट वाला पार्ट है, ये जो लेबल वाला पार्ट है ये है, फर्स्ट नेम इतना था तुम्हारा लेबल वाला पार्ट है, और बाकी का जो ये सेक्शन है ये तुम्हारा इनपुट वाला पार्ट है, ओके। और इसके इनपुट के अंदर ना कई सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, तुम दे दो प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर ही दे दो, प्लेस होल्डर में तुम जो भी नाम लिखोगे ना, राइट, ठीक है, क्या हो रहा है, भाई क्या दिक्कत है इसमें। इनपुट ना स्पेलिंग देख, इनपुट की अरे टाइपो एरर जितने सारे होते रहते हैं ना, टाइपो एरर देख लो भाई, होते रहते हैं, मेरे से भी होते हैं, हर किसी से होते हैं, ठीक है। टाइप देखो जो भी मैं लिखूंगा ना प्लेस होल्डर के अंदर ये हमेशा आ जाएगा। ये जनरली इजी करने के लिए होता है कि तुम्हारी वेबसाइट इजी हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, इस पर मैं कुछ भी लिखना चाहूंगा ये गायब हो जाएगा और कुछ और जो तुमने लिखा होगा वो आ जाएगा। देखो जब भी फॉर्म बनाते हो ना, तुम्हें दो चीज़ होगी, तुमने कभी गूगल का भी फॉर्म बनाया होगा तो उसमें क्या होता है ना, कुछ फील्ड्स होती है रिक्वायर्ड होती है, कुछ फील्ड होती है नॉन रिक्वायर्ड होती है, तुम अगर नहीं भरोगे तब भी चलेगा। तो वो चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए एक होता है वो रिक्वायर्ड
ठीक है, अगर तुम इसको डालोगे और जब तुम फॉर्म फिल करोगे, अगर ये फील्ड मान लो भरी नहीं है तो फिर फॉर्म फिल भरा ही नहीं जाएगा, वो ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा। ठीक है, समझे? इसमें भी तुम नेम और आईडीज दे सकते हो। आगे इसके एट्रीब्यूट्स तुम कई सारे जोड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे जो टैग्स हैं वो है तुम्हारा, इसको ही कॉपी मारते हैं, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। Yeah. देखो ये टाइप है ना, कई सारे होते हैं। जैसे कि तुम्हारा है फोन। ठीक है, फोन में क्या होता है, तुम अपना फोन नंबर लिख सकते हो। अभी इसमें दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुको, रुक जाओ। टेलीफोन आ जाए, प्लेस होल्डर में तुम डाल दो इसमें फोन 1 2 3 4 ऐसे मान लो। ठीक है, एक होता है ये टाइप, इसमें तुम्हारा जो टाइप होता है ना तुम्हारा, ये मेन जो होता है इनपुट का जो मेन एट्रीब्यूट होता है टाइप होता है। टाइप में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो तुम्हें बताते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फॉर्म। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, टेक्स्ट हो गया तुम्हारा, TEL टेल हो गया। ठीक है, एक होता है डेट वाला। डेट में क्या होता है, डेट आती है। ठीक है, ये डेट आ गई, तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये और एक और इसका होता है, बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। टेलीफोन के बाद टाइप के बाद तुम्हारा है डेट एंड टाइम दोनों आता है। ठीक है, और डेट एंड टाइम नहीं, नंबर लिख लो ना इसके बोला, नंबर। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नंबर आ गया। ठीक है, टेलीफोन भी होता है, वो अभी देख लेंगे बाद में। एक तुम्हारा होता है रीसेट। ठीक है, ठीक है, एक तुम्हारा होता है एक होता है रेडियो इनपुट। ठीक है, वो तुम्हारे काम का है। थोड़ा ऐसे बता देता हूँ ना, इनपुट रेडियो। ठीक है, नेम क्या है, नेम क्या डाले, ठीक है, अरे लेबल इसमें डाल देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना कि तुम, किसने हाथ खड़ा किया है क्या? ठीक है, दो चीज़ें हैं। मान लो तुम्हें कोई फॉर्म में कोई चीज़ पर्टिकुलर सिलेक्ट करनी है, मिस्टर मिसेज। ठीक है, तो ये एक बार में एक होता है। ठीक है, सिलेक्ट, ये यूज़ होता है। रिसेट जो है एक बटन की तरह काम करता है कि जो भी मान लो तुमने कोई भी डेटा लिखा होता है ना, ठीक है, फॉर्म के अंदर जितना भी इनपुट होते हैं ना वो सारे रिसेट हो जाते हैं। ठीक है, रिसेट हो गया। जैसे मैंने कुछ भी वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है, मान लो ये डाल दिया, कुछ भी नंबर डाल दिया, ठीक है, नेम डाल दिया। ठीक है, अब मैं रीसेट दबाऊंगा, ये पूरा रीसेट एक बार में हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा ये रेडियो का रेडियो बटन काम आता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी आ जाती है टेबल की बात कर लेते हैं ना फिर। अभी मेरे से अभी कुछ छूट रहे हैं तो मैं, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कोड जब दूंगा ना मैं तुम्हें सारा पूरा लिख के दूंगा। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्शन है
ये एक्शन एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन क्या करता है, जब भी मान लो एक में सबमिट बटन है, ठीक है, मान लो कोई बटन है, एक सबमिट टैग ही होता है यार, बटन ही ले लो यार, बटन है, ठीक है, बटन। अब क्या होता है ना, तब तुम जावास्क्रिप्ट लिखते हो ना, इसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करते हो, जब भी क्लिक होगा ना कुछ सर्टेन चीज होगी, ठीक है। अब वो सर्टेन चीज क्या होगी, तुम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करोगे। अब जब होता है, जनरली क्या होता है, जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक PHP फाइल होती है, तुमने सुना होगा, PHP फाइल होती है, बैकएंड के लिए यूज होती है। जब भी कोई भी डेटा तुम उसमें लिखते हो और सबमिट करते हो, ठीक है, तो वो डेटा उस जो डेटाबेस PHP फाइल होता है उसमें कुछ चेंजेस मारता है, ठीक है। एक्शन अंडरस्कोर PHP मान लो, ठीक है, ये एक फाइल है, ठीक है। ये फाइल अभी है नहीं हमारे पास, लेकिन जब एक्चुअल में जो काम हो रहा होता है वो इसमें कहते हैं, जब भी तुम सबमिट करोगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी फॉर्म एक्शन अंडरस्कोर PHP में, ठीक है, चेंजेस करता है डेटा में, कि तुम कोई नया डेटा डाला है तो ये वहां पे जाता है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो पूछो जरा। गाइस, आपका अटेंडेंस फॉर्म आ चुका है, इसको अभी के अभी फिल कर दो। 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स के बाद ये लिंक क्लोज हो जाएगी, ठीक है। एक अटेंडेंस फॉर्म है, एक फीडबैक फॉर्म है, दोनों को आप फिल कर दो अभी के अभी। सिर्फ 5 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट से भी कम है आपके पास, ठीक है, फिल कर दो। पहले वो करो, उसके बाद कुछ करना। चलो वो कर लो पहले जल्दी से, पढ़ लेंगे। देखो टेबल एक ना इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें टेबल को। टेबल में क्या होता है, जब भी तुम कोई वो बना रहे होते हो कि टेबल ही बनानी होती है, नाम ही बता रहा है, पूरा टेबल ही है, इसमें काम है, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे लिए टेबल बना रखी है जब तक तुम ये कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सिंटैक्स है ये समझ लो पहले। एक होता है टेबल का, टेबल कर दो, हो गया, ठीक है, देख लिया हमने, थक जाओगे, हाथ नीचे कर लो। ये होता है टेबल सिंटैक्स, ठीक है। टेबल के अंदर तुम्हारे सारे टेबल के इंफॉर्मेशन आएगी, वो आती है, ठीक है। जैसे ये है TR टैग, TR का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है, हर रो को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। टेबल रो के अंदर जो होता है टेबल हेडर होता है, ठीक है। टेबल हेडर जो होता है वो उस रो में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आएगी वो बता रही होगी, ठीक है। और हर रो का एक अलग वो बनेगा टेबल के अंदर। उसके बाद एक सेकंड रो के, जब तुम्हें डेटा डालना होगा तो तुम्हें सेकंड रो के लिए अलग से डालना होगा। यहाँ पे मैंने ऐसा डमी ले रखा है, एक स्टोर है, उसके आवर्स बता रहे हैं कि कौन कौन से डे पे खुला रहता है, कौन से डे में क्लोज रहता है। तो बस यही मैं दिखा रहा हूँ। जैसे संडे को क्लोज है, मंडे को ओपन है, ट्यूसडे को ओपन है, वेडनेसडे को क्लोज है, थर्सडे को क्लोज है। ऐसे ही टेबल बनाई जाती है। इसमें क्या है, तुम बॉर्डर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे तुम बीच में देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर्स भी ऐड हो जाते हैं। जनरली लोग CSS से भी करते हैं ये चीज, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बॉर्डर देख लेते हैं, आ जाएगा बॉर्डर आ गया। जैसे मैंने बॉर्डर डाला, बॉर्डर आ गया पूरा, देख रहा होगा। इसकी मैं बॉर्डर का साइज भी बढ़ा सकता हूँ, कलर भी बदल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वो टेबल हो गई। ये टेबल काम की आती है बाद में, जब तुम छोटी मोटी या वेबसाइट बना रहे होगे ना, ये तुम्हारे काम आएगा, ठीक है, टेबल का। और एक होता है कि कॉलम स्पैन 3। अब जैसे मैंने कॉलम स्पैन 3 किया, ये शिफ्ट हो गया। मतलब जैसे तुम संडे में देखो, संडे के नीचे क्लोज ओपन लिखा हुआ है। क्या हुआ है, इसने जो 3 कॉलम थे ना, उसको एक ही उसमें वो कर लिया, कंज्यूम कर लिया, एक ही रो के अंदर वो आ रहा है। समझ रहे हो कि ये पहले अलग अलग उसमें आता था कॉलम्स में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 कॉलम उठाए और एक ही कॉलम के अंदर सारे डाल दिए, ठीक है। ये होता है, ये तो उसके लिए होता है कि तुम्हें चेंज करना है थोड़ा हायरार्की, या तुम कई अलग अलग मल्टीपल डिजाइन की टेबल्स बनाना चाहते हो ना, तुम इससे बना सकते हो। तुम यहाँ पे भी कर सकते हो कॉलम स्पैन 2, देखो यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है, यहाँ पे सिंगल हो गया। समझ रहे हो, ये तुम अलग अलग चेंज कर सकते हो। ऐसे ही टेबल पे काम होता है। इसमें भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, लेकिन तुम सर्च कर लोगे, तुम अगर सर्च करोगे ना टेबल्स की क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, वो सब बता देगा तुम्हें, ठीक है। टेबल्स का बस इतना ही था, ज्यादा बड़ी चीज है नहीं टेबल, लेकिन काम आती है। एक मैं तुम्हें टेबल के बाद ना तुम्हें एक लिस्ट बता देता हूँ, लिस्ट कैसे काम करती है, ठीक है। लिस्ट होती है 2 टाइप की, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक होती है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट भी होती है, लेकिन इसे कोई यूज ज्यादा करता नहीं है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का, अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहले जो सिंटैक्स है UL, ठीक है। इसके सिंटैक्स बड़े सिंपल से होते हैं, ठीक है। UL के अंदर तुम्हारे जो टैग्स आते हैं वो होते हैं LI,
li टैग्स, ठीक है, टर्म 1 कुछ भी समझ लो यार, मेरे को जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। देखो ये है तुम्हारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, तुम जब ये देखोगे ना, तुम्हारी अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो स्टार्टिंग में बुलेट पॉइंट्स टाइप के आ रहे हैं, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, तुम ना लिस्ट के अंदर भी ना एक नेस्टेड लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, इसे नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर भी तुम अलग अलग लिस्ट के आइटम्स बना सकते हो। 4, 5, ठीक है। अब देखो तुम्हें कंट्रास्ट देख रहे होगा, ये पूरी सॉलिड बुलेट पॉइंट है, ये हॉलो बुलेट पॉइंट है, तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बनाई जा सकती है। ये हो गया तुम्हारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का। एक तुम्हारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट भी होती है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का जो सिंटैक्स होता है ना, वो बस बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसके अंदर भी li, ठीक है, आइटम, ठीक है। अब फर्क देख, तुम्हारे सामने ही फर्क है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ऑर्डर लिस्ट में होता है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या है, तुम चेंज कर सकते हो कि जैसे तुम्हारा 1 2 3 4 है, यहाँ पे तुम टाइप लिखोगे, टाइप एक एट्रीब्यूट है इसका, ठीक है। ये तीनों आ गए, 1a, स्मॉल a, i और i। अगर मैं a करता हूँ तो ये इसकी जगह ABCD आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं i करता हूँ, ठीक है, तो जो रोमन नंबर्स आते हैं वो आ जाता है, ठीक है। स्मॉल i करता हूँ मैं अगर, ठीक है, तो ये वाले नंबर्स आ जाते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट बनाने के काम आता है ये, ठीक है। इसके अंदर भी तुम नेस्टिंग कर सकते हो। देखो कई सारे एलिमेंट है जिसके अंदर नेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब नेस्टिंग का मतलब ये है एक के अंदर एक, ठीक है। एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल गया, एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग का ये वो है, इसमें क्या है, अगर मैं तुम्हें लिखूं, google.com का है, कॉपी पेस्ट, गो टू गूगल, ठीक है। ये गो टू गूगल, ये ना काम क्या करता है, ये तुम्हारी नेविगेशन करता है पेज की, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को गूगल पे पहुंचा दे, ठीक है। अगर मैं इसको बैक करूंगा, ये मेरे को वापस मेरी कहाँ गलत पे, अगर मैं इसको बैक करूंगा तो मेरे को वापस मेरी वेबसाइट पे पहुंचा देगा। ये नेविगेशन के काम आता है बेसिकली ना, यही मोस्ट फंडामेंटल पार्ट होता है। ये href क्या है, ये तो अभी मैंने गूगल से उठाया तो गूगल पे डाला। मान लो तुम्हारी कोई वेबसाइट है जो मल्टी पेजर वेबसाइट है, ठीक है, उसमें कई सारे पेज है। मैं उसमें एक नई फाइल बोल रहा हूँ, एक नया वो फाइल ऐड करता हूँ, लो कौन सा डालो, index2.html, ठीक है। अगर मैं index2.html, ये तुम्हारी बॉयलर प्लेट हो गई। इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं, पूरा जो इतना एरिया होता है। इसके अंदर अगर मैं डालूं h1, ठीक है, हेडिंग 2, अब क्या है, अगर मैं इस पेज का एड्रेस डालूं इस गो टू गूगल पे, ठीक है, तो ये वहां पे पहुंचा देगा। ये मल्टीपेजर वेबसाइट बनाने के लिए होता है। अब कैसे बनाना है, देखो ये href टैग होता है ना, लोकेशन बताता है कि तुम्हारी फाइल कहाँ नेविगेट करनी है। दो तरीके, मतलब कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लो फॉरवर्ड स्लैश डालो, ये तुम्हें सारी दिखा रहा है कि मेरी करंट डायरेक्टरी में कि कौन कौन सी फाइल है, ठीक है। मेरे को जैसे जाना है index.html में, index2.html में। अब इसके अंदर भी index2.html फाइल है, मेरे को इसमें जाना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा ना गो टू गूगल पे, तो मेरे को ये सेकंड मेरी लाइन पे पहुंचा देगा, ठीक है। अगर मैं अपने index.html में इसमें एक और एंकर टैग बना दूं, ठीक है, और इसमें मैं एड्रेस डालूं ./index.html, देखो ./ इसलिए यूज होता है, मान लो मैं करंट डायरेक्टरी में हूँ, मेरे को जहाँ पे जाना है वो मेरे से पीछे वाली डायरेक्टरी में है, ठीक है, वो इसलिए काम आता है फॉरवर्ड स्लैश। एक बार फॉरवर्ड स्लैश मारोगे तो वो एक डायरेक्टरी पीछे जाएगा। अगर मैं 2 बार मारता हूँ, मान लो इसको डॉट करो, उसके बाद सेकंड टाइम करो, ये उससे भी पीछे चले जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही तुम्हें जितने स्टेप लेने हैं तुम ले सकते हो, ठीक है। डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये याद रखना, ये काम आता है। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, जिसकी वजह से उनके पेज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती हैं चीजें, ठीक है। अभी मेरे को बस यहाँ पे जाना था, ठीक है। index.html में गया हूँ, इसमें क्या है, फर्स्ट पेज, मान लो फर्स्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पे गया, वापस फर्स्ट पेज पे आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं सेकंड पेज पे आ जाऊंगा। यहाँ पे गया, फर्स्ट पेज पे। ऐसे मल्टी पेज वेबसाइट बनती है, ठीक है। और तुम्हारा ये इसमें भी क्या है ना, देखो एक मिनट आगे रुको, इसमें ना दूसरी चीज पहले बता दूं मैं। एक ना वीडियो टैग भी होता है। वीडियो टैग तो मैंने बता दिया एक्चुअली, रुको। मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेते बटन बता दें। हाँ बटन इसमें बता देता हूँ ना। देखो बटन यार सिंपल है सबसे, बटन इसमें है, वैसे बता दिया था शायद, ठीक है। ये एक बटन है, ठीक है। बटन कोई भी मतलब जनरली फॉर्म्स में यूज होता है, ठीक है। बटन्स में ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, तुम स्टाइलिंग वाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। वो मैं अभी करूँगा नहीं, वो CSS में सीख लेना, ठीक है। बटन में और क्या है भाई, कुछ तो है नहीं। और बटन ना देखो इसमें ना, सेक्शन बता दें, सेक्शन टैग बता दें। एक मिनट, एक ऑन क्लिक होता है, ठीक है। ऑन क्लिक क्या है, मेनली जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। क्या होता है, एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक, ठीक है। क्या होता है, कोई भी बटन क्लिक होता है ना, एक इवेंट ट्रिगर होता है। जब भी कोई वो इवेंट ट्रिगर होता है ना, वो कुछ सर्टेन वो करता है, बिहेवियर करता है वो बटन, ठीक है। मान लो कोई डेटा जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट को ला रहा है, गैदर कर या भेज रहा है, वो काम होता है। जब भी क्लिक होगा, ठीक है, वो कोई इवेंट करेगा, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा बटन, वो और वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब या तो तुम्हारे क्लाइंट साइड में रिफ्लेक्ट होगा या तो वो सर्वर साइड में रिफ्लेक्ट होगा, समझे। और तुम्हारा एक ऑडियो टैग भी होता है। वैसे ना वीडियो में मैंने बताया था तुम्हें, वीडियो में एक चीज होती है कि ऑटो प्ले। वीडियो कहाँ कहीं पर है, जैसे वीडियो है ना, यहाँ पे तुम एक डालोगे ऑटो प्ले करके। ऑटो प्ले में क्या होता है, जब भी तुम कोई वीडियो चलाओगे ना, जैसे ही पेज लोड होगा ना, वो खुद ही चालू हो जाएगी वीडियो। तुम्हें कोई क्लिक करके प्ले करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। अभी हुई नहीं है शायद, वो गलत हो गया होगा, ठीक है। वीडियो के उसके बाद तुम्हारा एक और एट्रीब्यूट होता है इसी के अंदर, लूप होता है। लूप का क्या है, चलता रहता है और ये जब खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली खुद स्टार्ट हो जाता है। जनरली पता है, वीडियो टैग का एक बहुत ही बड़ा सीवियर ड्रॉबैक ये होता है ना, कि जब भी तुम कोई भी, मान लो यूट्यूब की कोई मैं वीडियो चलाऊंगा ना, ठीक है, मान लो चल लेटेन चला देते हैं, कोई नहीं। इसको कॉपी करके तुम इसको प्ले करोगे ना, ये चल जाएगा। दिक्कत ये नहीं है, लेकिन दिक्कत जब ये आएगी, कुछ तो टैग में गड़बड़ है क्या। इसको हटाओ यार पहले। भैया आपने उसमें सोर्स नहीं डिफाइन कर रखा। अच्छा HREF वीडियो वाले में। हाँ अच्छा, आ गया, ठीक तो है। इसमें यही तो सबसे बड़ी बात है, इसमें पता नहीं चलता HTML जब लिखते हो ना तुम, डीबग